स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इन फिजिकल केमिस्ट्री द यूनिट नंबर 3 ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। चाहे आप बीएससी बीएड थर्ड ईयर में हो, चाहे आप बीएससी नॉर्मल थर्ड ईयर में हो, दोनों में ये वाली सिलेबस जो है, ये वाली जो यूनिट है, ये 3rd नंबर पे आती है दोनों की। ओके, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी और काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है और इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं और ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा डीपली इसके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और 5 ईयर सॉल्व क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि इससे कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 5 ईयर सॉल्व। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर बीएड के अंदर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आज यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टोटली 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन है, इसमें अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद बेसिक फैक्टर के बारे में अपने क्या करते हैं, बेसिक फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें अगर क्वेश्चन आया तो यहां से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया तो आएगा बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। टिक कर लो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये करवाऊंगा क्या मतलब होता है इसका, बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां से क्वेश्चन बनता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा इजी टॉपिक है और इसको बड़ा स्मूथली करवाऊंगा मैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटियां। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता की कोटियां। सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस नहीं बनते यहां से। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी बोलते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नोट कर लो बच्चों, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, रोटेशनल को। इसमें डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में, रिजिड रॉटर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन बनता है। हम सिलेबस के बारे में आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ बोन लेंथ एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर एंड आइसोटोप इफेक्ट, ये सेकंड चैप्टर में आता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंपन वाली। तो इसके अंदर से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मेनली अपने जो पढ़ते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिलेक्शन रूल यानी चेयन नियम, एंड प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ये होता क्या है, सारी बातें आपको 1 लाइन में एक्सप्लेन किया जाएगा। हिंदी मीडियम में अलग नोट्स मिलेंगे आपको, इंग्लिश मीडियम में अलग नोट्स मिलेंगे। इफेक्ट ऑन हार्मोनिक मोशन, आइसोटोप इफेक्ट एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आती है इसके अंदर थोड़ी बहुत। तो आपके लिए ये टॉपिक करवाए जाएंगे आपको। ये आपका 3rd यूनिट यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस बैठता है। अब आती है बात की व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज है, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या लेना देना है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज है, व्हाई, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, व्हाई, इसकी जरूरत क्यों होती है, इसको यूज कहां किया जाता है, इसका यूटिलाइज कहां होता है। अगर हम बात करें तो इसका यूटिलाइज कहां होता है, यूज कहां करते हैं, इसको किस लिए यूज करते हैं। डिफरेंट कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो हम डिफरेंट कौन सी
कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसकी अपने क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती क्या है कि ऐसा क्या फिनोमेना काम करता है, इसके अंदर ऐसा क्या प्रिंसिपल काम करता है कि हमें हमारी डेली लाइफ में ये काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपल सी बात है बच्चों, उसको हिंदी में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेनली जो रोल है ना, ये इसकी बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी अणु की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में काम आती है, किसी भी अणु की संरचना को पहचान करने में काम आती है। ये मेनली हमारा जो यूटिलाइज करती है वो आइडेंटिफाई करने का काम करती है किसी भी स्ट्रक्चर को। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर बात करें तो ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री जो क्या करती है, किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करती है, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी संरचना का विश्लेषणात्मक क्या करती है, अध्ययन करती है, एनालिसिस करती है, किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन, आइडेंटिफाई करने का काम करती है, किसी भी स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेशन करने का काम करती है। इल्यूसिडेशन का मतलब होता है, इल्यूसिडेशन का मतलब क्या होता है, ILUCIDATION का मतलब होता है किसी भी संरचना का स्पष्टीकरण, उसको स्पष्ट करने का, समझाने का काम करती है, हमें स्पष्टीकरण का काम करती है। आपको कोई भी अननोन कंपाउंड दिया गया है, दिस इज अननोन कंपाउंड, अज्ञात कोई भी यौगिक दिया गया है आपको और इसके बारे में पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है? तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के, बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही बता सकते हैं कि ये अज्ञात जो कंपाउंड लिया ये कौन सा कंपाउंड है। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो कि स्टडी करती है, क्या स्टडी करती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द विच स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शंस की स्टडी करती है, यानी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करती है। किसके बीच में? मैटर एंड उसकी जितनी भी क्या होती है, मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं। अब पता कहते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है, पदार्थ है ना। पदार्थ के ऊपर जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को डाला जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंसिडेंट किया जाता है तो क्या इंटरेक्शन होता है उसके बीच में, क्या अंतर क्रियाएं होती हैं? कोई पदार्थ है, उसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो? रेडिएशंस को क्या कर रहे हो? इंसिडेंट कर रहे हो, प्रकाश की विकिरणों को गुजार रहे हो। कोई भी ऐसी विकिरणें हैं, कोई भी ऐसे रेडिएशंस हैं जिसको आप क्या कर रहे हो? इसके ऊपर फेंक रहे हो, इसके ऊपर डाल रहे हो, तो उससे क्या इंटरेक्शन होगा, उसकी स्टडी जहां करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसकी स्टडी जहां करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड कहां से गया? स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। आपको ध्यान होगा जब किसी प्रिज्म के अंदर विजिबल लाइट को अपने क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो उससे काफी डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, ट्रांसमिट होकर के निकलती है। 7 रंगों का प्रकाश, 7 लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम हमें क्या मिलता है यहां पर? हमें क्या मिलता है? हमें प्राप्त होता है, हमें गेन होता है। अगर एक विजिबल लाइट को, एक दृश्य प्रकाश को जब एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है, पास आउट किया जाता है, तो हमें 7 कलर्स की एक लाइट मिलती है। उस 7 कलर्स की लाइट को ही क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है, वो 7 लाइट का जो हमें मिलता है, उसे स्पेक्ट्रम वर्ड यूज करते हैं। उसी स्पेक्ट्रम से वर्ड बना स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी से वर्ड शब्द बना स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? आप कुछ भी प्रकाश की तरंगे गुजारो, कुछ भी वेव्स, कोई भी वेव्स पास आउट करो किसी भी मैटर के अंदर, तो मैटर के साथ, पदार्थ के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, उससे क्या क्या क्रियाएं हुई, उसकी स्टडी करना ही क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसकी स्टडी। तो ये जो जितने भी मैटर होता है, ये मैटर रिस्पॉन्स ऐसे करता है, ये मैटर जो है इसके ये कैसे इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? सिंपल सी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या, सबसे बढ़िया एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज लाइट वेव्स। जितनी भी प्रकाश की तरंगे होती हैं, जितनी भी सनलाइट आ रही है, जितना
जिसमें भी प्रकाश आ रहा है वो सारा का सारा एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब लाइट को अपने कर रहे हैं मैटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं किसी भी पदार्थ के ऊपर, उस पदार्थ को जानने के लिए कि भाई तू है क्या, तेरा नाम बता, व्हाट इज योर नेम, कि तू मैटर का मतलब क्या है, वो मैटर है क्या चीज, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इलिसिडेट करने के लिए, उसको स्पष्टीकरण करने के लिए, उसकी एनालिटिकल स्टडी करने के लिए, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है, इसकी पढ़ाई करनी होती है, इसकी स्टडी करनी होती है ना। आप कोई भी एनी वन स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लो, आपको इंटरेक्शन की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अंदर की जो अन्य क्रियाएं होती है मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, लेकिन मैटर के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, आपको बताया कि कोई भी मैटर होता है वो क्या मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। एटम से बहुत सारे एटम्स मिलकर के, बहुत सारे परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। और एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेशित कण होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन E4, इलेक्ट्रॉन P4, प्रोटॉन P पर होता है चार्ज पॉजिटिव, E पर होता है नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये इससे रिस्पॉन्स करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर, इलेक्ट्रॉन का मोशन, अगर इसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, चारों ओर नाभिक के सराउंडिंग में क्या कर रहा है, साइक्लिंग कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारों की स्टडी जहां करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, और ये इंटरेक्शन श्योरली होगा ही होगा, क्योंकि जब तक आप पदार्थ की स्टडी करें तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये श्योरली क्या होते हैं कि ये इंटरेक्शंस की स्टडी करते ही करते हैं। तो ये मेनली हमारा ये है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ये हमें सिखाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हम लेक्चर प्लान करें तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, कि परिभाषा पढ़नी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई तो होती क्या है, बता अपने बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM रेडिएशन, हमें इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के सारे करैक्टर्स क्या करने, स्टडी करने हैं। और हमें मेनली इसका जो करैक्टर स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है कि इसका क्या करैक्टर होते हैं, क्या क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण होते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं। द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एंड इज यूज फॉर, कि मेनली क्या है, ये इंटरेक्शन है, मेनली क्या है, ये अन्योन्य क्रियाएं हैं किसके बीच में, तरंगों के बीच में, पदार्थ के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, जिसका यूज किया जाता है। यूज फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज की जाती है, द फर्स्ट फैक्टर द स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, यानी किसी भी संरचना को समझाने के लिए, किसी भी संरचना का स्पष्टीकरण देने के लिए, भाई ये संरचना है क्या, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए नोट कर लो बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं हिंदी में आप साथ साथ लिखते जाना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी बढ़िया लेवल पे करवाई जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से बाहर नहीं जाएगा, जितना करवाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, आप क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्चुअल सारी बातें चलेंगी, सारी बातें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होंगी, सारी बातें सैद्धांतिक लेवल पे होंगी। तो इसका मेन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का काम करती है और क्वांटिफिकेशन का काम करती है। मतलब क्वांटिफिकेशन मतलब परिमाणात्मक अध्ययन करती है, किसी भी परिमाणात्मक। मान लो कि आप कोई पदार्थ लेकर के आए तो उसकी कितनी मात्रा, उसकी मोलैरिटी कितनी है, मतलब उसकी मोलरता कितनी, उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी सांद्रता हमें नहीं पता, तो हम इसकी हेल्प से भी हम उसकी परिमाणात्मक यानी उसकी परिमाणात्मक मान को ज्ञात कर सकते हैं, उसकी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर तो इतनी क्वांटिटी में ये चीज भरी हुई है, इतनी क्वांटिटी में ये चीज भरी, इतनी मात्रा में ये चीज है, इतनी मात्रा में ये चीज है। तो हम क्वांटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एंड इंटरेक्शन स्टडीज के बारे में भी पढ़ा जा सकता है।
हमें इंटरेक्शन स्टडीज के बारे में भी हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ये बताती है, समझे बात को। अब आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम इसको डिफाइन करें इसकी डेफिनेशन दें, स्पेक्ट्रोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। लाइट एंड मैटर के बीच में इंटरेक्शन क्या करती है, स्टडी करती है। द रिएक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या मेजरमेंट होगा ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, वेवलेंथ क्या होगी उसकी, सारी बातें बताऊंगा आपको कि व्हाट इज इंटेंसिटी, व्हाट इज वेवलेंथ। जितने बच्चे मेडिकल वाले जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे नॉन मेडिकल वाले जुड़े हुए हैं, आप चिंता मत करना, वन वर्ड का मतलब आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सर ये इंटेंसिटी क्या होती है मुझे नहीं पता, सर ये वेवलेंथ क्या होती है मुझे नहीं पता। आपको सारी बातें रिकॉल करवाई जाएंगी जो आपने 11th 12th में, जो आपने बीएससी में पढ़ के आए हो। हालांकि बीएससी में स्पेक्ट्रोस्कोपी, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी आती नहीं है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। बीएससी अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी बीएड वाले तो बेचारे पढ़ ही रहे होंगे। बीएससी बीएड के थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, एनएमआर आएगी उसमें, और उसमें आईआर भी आती है, और उसमें यूवी भी आती है। यूवी की अपने उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा में होता है वेवलेंथ होता है ना। मेनली आपने सिर्फ इस लाइन फोकस करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन लाइट एंड मैटर एंड द रिएक्शंस एंड मेजरमेंट्स रेडिएशंस इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। ओके, in other words, spectrometry, spectroscopy is the method of the studying and measuring a specific spectrum। एक specific spectrum जो मिलता है हमें, सर ये specific spectrum का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो आपको मिला ना ये वाला, ये स्पेक्ट्रम की, ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, जो अपने को गेन होता है, इसकी स्टडी करना एंड इट्स वाइडली यूज फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सैंपल मटेरियल। उसी को क्या बोलते हैं, अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें, मैंने इसको बढ़िया इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की हिंदी में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय तरंगों विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, और इस अध्ययन से पदार्थ की आंतरिक रचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और इस शाखा में मुख्य रूप से वर्णक्रम का ही अध्ययन होता है, और इसे स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोविज्ञान कहते हैं। ओके, मेनली आपने क्या बात को ध्यान देना है, जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित व अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें इसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैसा इंटरेक्शन होगा, मेनली हमें क्या बताना है, जिसमें हमें पता लगता है कि मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, पदार्थ की संरचना क्या है, पदार्थ को कैसे आप समझा पा रहे हो, कैसे स्पष्टीकरण दे पा रहे हो, उसके अंदर कितनी मात्रा इसकी है, कितनी मात्रा इसकी। मान लो पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, तो उसके अंदर ये वाला अणु कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसकी अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब है उसकी क्वांटिफिकेशन बताओ, उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है, उसकी मात्रात्मक गुण क्या है, उसके अंदर परिमाणात्मक गुण क्या है। ये सारी बातों को एक्सप्लेन करना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो मूलतः विकिरण एवं पदार्थ के बीच में अंतःक्रिया के अध्ययन को, मूलतः विकिरण एवं पदार्थ के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ओरिजिनली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर वाज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको आप नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर्ली, आपको प्रॉपर्ली नोट्स मिलेंगे। ओके, ये देखो आपके सामने विजिबल हो रही है कि यहां से क्या है कि एक लाइट सोर्स निकल के आ रहा है बच्चों, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइट सोर्स निकल के आ रहा है। ये देखो, ये एक सन है, सूर्य है, और सूर्य से जब कोई लाइट रेडिएशन निकलते हैं, बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक मीडियम लगा दिया जिसके अंदर एक होल है। सिर्फ होल से मैं लाइट को क्या कर रहा हूं, गुजार रहा हूं, ताकि ये लाइट मोनोक्रोमेटिक में लाइट चेंज हो दे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक। कभी भी जब अपने प्रिज्म में लाइट अपने पास आउट करते हैं, गुजारते हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक, मैंने इतनी करवाई हुई है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक वर्णी प्रकाश का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। इसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, इसकी एक तरंग दैर्ध्य होती है, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। इट इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास थ्रू किया जाता है, गुजारा जाता है, तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, लाइट फैल जाती है इनटू कंपोनेंट कलर्स। अपने कंपोनेंट कलर्स में काफी डिफरेंट कलर्स में विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। और ये जो अपने को मिलता है, इसको अपने करते हैं डिटेक्ट। क्या करते हैं इसको, डिटेक्ट करते हैं इसको। जहां पर ये डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर के द्वारा,
और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, द डिफरेंट लाइट्स ऑफ द कलर्स, है ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स कलर, है ना, जो कि क्या हुए, डिस्पर्स हो गए, फैल गए। तो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये लाइट कौन सी है? विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से जब पास थ्रू किया जाता है, गुजारा जाता है, तो काफी डिस्पर्स हो जाती है लाइट काफी कलर्स के अंदर। उसको जब डिटेक्ट करते हैं तो हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये चीज है, यहां भी यही आपको शो हो रहा होगा। ये देखो, इसकी पहली लाइट क्या होती है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, डिफरेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट लैम्डा वाली क्या होती है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। बात करेंगे आगे हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन कंप्लीट हुई बच्चों। चले आगे, इलेक्ट्रो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। ये परिभाषा हमने पढ़ी, इसको नोट करना बच्चों। आगे हम करने जा रहे हैं लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग। हमने क्या बात की थी? हमारा जो सेकंड टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसका नाम क्या है? सेकंड टॉपिक जो अपने करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब होती क्या चीज है, समझाओ सर। विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ भी नहीं है ये, इसको पहले इसको साफ करते हैं, हमें टॉपिक का पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। हमने सिंपल सी बात देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को मेजर करो। अब क्या करते हैं? हमने एक इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है कि इस मोशन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मोशन के अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है ना इस मोशन के अंदर जा रहा है। और आपको ये बात पता है कि जब सपोज दैट यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, एक प्रकार का आवेशित कण है, और ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है, एक पाथ पे गति कर रहा है, एक पथ पर गति कर रहा है, एक पथ पर मोशन कर रहा है। जब कोई आवेशित कण गति करना स्टार्ट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल गति करना स्टार्ट करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है। एक फील्ड, कोई भी जब भी आप देख लेना, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन जब मोशन करना शुरू करता है तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, सॉरी, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। इसे अपने ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मैं दोबारा बनाता हूं इसको। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और आपको ये बात पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करने के कारण द ड्यू टू मोशन, इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। और इसका मतलब होता है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी कोई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कोई मूव करेगा, गति करेगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण हम यह भी जानते हैं, वी नो दैट, जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो ऑटोमेटिकली उस वायर के अंदर, तार के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण क्या होगा? रोटेशन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिकली क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ये देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, है ना। तो इसको अपने डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय बी। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अकेला विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है आपको बताया कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अपने आप विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और ये एक क्या बन जाती है? एक प्रकार की तरंग बन जाती है, एक प्रकार की ऊंचावच की एक तरंग बन जाती है, या एक वेव बन जाती है। और ये वेव कैसे जनरेट हुई? ये वेव जनरेट हुई इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण। इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। इसलिए इसका नाम पड़ गया ई फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो वर्ड आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो जनरेट हुआ है, ये इस संरचना को, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, जिसके अंदर एक होती है मैक्सिमम, एक होती है मिनिमा, एक होती है मैक्सिमा, एक होती है मिनिमा, एक होता है अधिकत्या, एक कमत्या, अधिकत्या, कमत्या। मतलब ये इनसे मिलकर के ये श्रृंग और जो क्या होते हैं, अपने गर्त होते हैं, यानी वो क्रस्ट और जो ट्रफ होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर क्या बनती है? एक वेव बनती है। इट इज नोन एज लाइक ए वेव, इसको तरंग कहा जाता है, और इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको बोलते हैं, समझे बात को। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, इससे क्या जनरेट होगा? इससे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होता है? लंबवत, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो लंबवत होता है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबकीय क्षेत्र के। तीनों आपस में क्या होते हैं? तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये होता है, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन होगी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are also known as electromagnetic EM waves that are produced when an electric field comes in contact with magnetic field। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझे? ये एक प्रकार का ऑसिलेटिंग है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का। अगर हम हिंदी बात करें, जब कोई आवेशित कण, अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होकर के एक तरंग का निर्माण करते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। समझे बात को? इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड अराउंड इट, जब कोई इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अराउंड इट क्या करता है? मूव्स करता है। द जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू फॉर्म ए वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं जानता हूं इसकी डेफिनेशन कुछ बच्चों को आती होगी, आई नो दैट, लेकिन अपने को पूरा डीपली स्टडी करके, अगर अपने इसकी स्टडी करेंगे तभी जाकर के आपको आगे वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी, क्योंकि आगे वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो बच्चों, मैं आपके एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर से एंड लेक्चर तक जुड़े रहना, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझनी है। और जब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई तो इतनी आसान दुनिया में कोई भी आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो इससे हार्ड चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, फिर आप रट्टे मारते हो, फिर आप क्रैम करते हो। हमें क्रैम नहीं करना। ओके, अब ये देखो यहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, है ना। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इसके देखो लंबवत है। देखो एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो एक दूसरे के लंबवत है, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके जा रहा है। तो तीनों चीजें, इलेक्ट्रॉन लंबवत, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों क्या होते हैं? दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। इस दिशा में ये क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं अपने, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट हुई। बच्चों आज अपने इतना ही करेंगे, सारी बातें समझ में आई आपको? बोलो सिंपल सी बात है, आज हमने सिंपल सी बातें की हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक और चीज बता दो बच्चों, आपको बता देते साथ साथ आपको कि एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, मुख्य बातों की बात करें, कुछ विशेषता की बात करें, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी सभी की सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे की वेलोसिटी जो होती है, ये मैं बता रहा हूं विशेषता है इसकी, लिख लो साथ साथ। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। क्या होती है? समान होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग समान रहता है। क्या रहता है बच्चों? समान रहता है। सभी की वेलोसिटी जो होती है वो सेम रहती है। वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, सेकंड पॉइंट, इसकी वेलोसिटी होती क्या चीज है? वेलोसिटी होती कितनी है? जितनी वेलोसिटी होती है लाइट की, जितना वेग प्रकाश का होता है उतना ही सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा। 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। नोट कर लो बच्चों, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁻⁸ एंड मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो कि प्रकाश होता है आपका। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कभी भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चों को टाइम भी हो रहा है, आई नो दैट। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। नोट कर लो बच्चों, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। माध्यम की किसके लिए? मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए, अगर हम बात करें हिंदी में, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो इसको नोट करना बच्चों, इसकी विशेषताओं को, इसकी मेन पॉइंट्स को। इट मीन ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी जहां पर कोई हवा, कोई लाइट, कुछ नहीं होता, वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल, सिर्फ एक चीज ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, वो लाइट। देखो, ये वैक्यूम के अंदर भी गति कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सिंपल सी बात बच्चों, बात समझ में आई आपको? मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये मेन बातें होती हैं इसकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक स्पेसिफिक बनाती हैं, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी सेम होती है, वेग सेम होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हमेशा समान रहता है। बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपकी जितनी भी प्रकाश की तरंगें होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, लाइट रेडिएशन, प्रकाशीय विकिरणें जो होती है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती है। इसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जितने भी, है ना, समझे बात को? नहीं होती। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक्सरे भी आती है, गामा रेज भी आती है, रेडियो रेज भी आती है, यूवी रेज भी आती है। यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड का मतलब होता है लाल अवरक्त विकिरणें। ये सारी विकिरणें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। ये ऑल रेडिएशन द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इन सभी की वेलोसिटी सेम रहेगी, इन सभी को मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सभी का वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ होती है। तो लाइट रेडिएशन भी एग्जांपल है इसका, इसमें मीडियम नहीं चाहिए होता और वेलोसिटी सेम रहती है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे अभी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स
क्या ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो कौन सी तरंगे होती हैं? और एक क्वेश्चन और, क्या साउंड वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है? क्या साउंड ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसके बाद लेक्चर का एंड करूंगा। मुझे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी बताओ कि साउंड वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है क्या, और ये कौन सी तरंगे हैं, ये किसका नाम क्या है? जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ही नहीं, इट इज अ एग्जांपल नहीं है ये वाला, इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, यह एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स होती है, यानी यांत्रिक तरंगे होती हैं। इट इज ए मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे, और इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समझे? साउंड वेव्स कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर काउंट नहीं होती। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता होता है कि साउंड वेव्स किसका एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव्स का, यांत्रिक तरंगों का, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव्स। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं। आपकी कंटिन्यू क्लासें होंगी। टाइम आपका रहेगा 9:40, और आपको एक बात बता दूं, YouTube की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं 9:40 पे आपकी क्लास का लिंक अपलोड नहीं कर सकता। 9:45 पे क्लास का लिंक अपलोड हुआ करेगा। 9:45 तो क्लासें रहेंगी। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो उसका टाइम आपको इंफॉर्म किया जाएगा। तो आपकी कंटिन्यू क्लास होने वाली है पूरे वीक। ओके, मिलते हैं बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों।